गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग क्लास लेके आए हैं जो बिहार में बीपीएससी का एग्जाम में अपियर होने वाले होंगे, खासतौर पे कॉमर्स के स्टूडेंट उनके लिए है ये क्लास। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ बेसिक कि आप लोग को स्टडीज जो करनी है कौन सा बुक को प्रेफर करना है। तो देखेंगे जो भी मैं तो ऐसे अकाउंट ही पढ़ाऊँगा और कोशिश करता हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप का भी क्लास लूँ, जो कि अकाउंटेंसी में ही इतना सिलेबस हो जाती है कि थोड़ा पढ़ाने में टाइम की कमी हो जाती है। तो मैं थोड़ा राइटर की बात करता हूँ, क्योंकि मैंने जो लास्ट टाइम में पढ़ाया था, जिन्होंने कि इस बार रिजल्ट क्रैक किया है, जिन्होंने इस बार अभी स्कूल ज्वाइन कर लिया हूँ, उसके अनुभव के हिसाब से मैंने जो लास्ट टाइम में पढ़ाया उसके बेसिस पे मैं आपको थोड़ा गाइडेंस कर दूँ। जो लास्ट टाइम में जिन्होंने एग्ज़ाम में अपियर हुए थे उनसे वार्तालाप हुई हमारी, जो मेरा जो स्टूडेंट था, जो विद्यार्थीगण था, उनसे बात हुई तो उनको ये कहना था कि जो 11th-12 का तो बुक है ही, 11 एंड 12 का ये क्लास, तो एनसीईआरटी को आपको फोकस करना है, प्लस एसबीपीडी पब्लिकेशन का जो हमारे एसके सिंह का जो आता है बुक्स, आपको अकाउंटेंसी, राजीव बंसल का जो एंटरप्रेन्योरशिप आती है, इन दोनों बुक को आपको स्टडीज करनी है। इसके अलावा तीसरा कोई बुक पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे रिलेटेड जो भी आपको टॉपिक बाय टॉपिक होगा उसको आप स्टडीज कीजिए थ्रू बुक को, एनसीईआरटी को, और जो एसबीपीडी पब्लिकेशन का जो बुक आता है उसका भी टॉपिक बाय स्टडीज कर डालिए। और मैं समझता हूँ कि इतना सिलेबस इतना के लिए काफ़ी है और आप इससे एग्जाम क्वालिफाइड कर सकते हो। तो और मेरे YouTube के माध्यम से भी क्लासेज में अपलोड करूंगा, आप लोग उसको भी देखते रहेंगे और बीच बीच में मैं आपको और गाइडलाइन देने की कोशिश करूंगा कि कहाँ पे क्या कमी है। अगर किसी प्रकार के किसी को अगर भूल चूक होगी तो मैं उन्हें मार्गदर्शन करने की कोशिश करूंगा। तो चलते हैं। और एसबीपीडी पब्लिकेशन का जो बिहार बोर्ड का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, जो बिहार बोर्ड पब्लिश करती है, यदि वो अवेलेबल हुआ जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ, उसको भी आप लोग एक बार स्टडीज कर लेंगे ताकि आपको काफ़ी हेल्प होगा यहाँ पे बीपीएससी टीचर वाले के लिए जो 10+2 के लिए एलिजिबल है। तो अब हम लोग चलते हैं और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं एनपीओ पे, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, गैर व्यापारिक संस्था। वन बाय वन समझेंगे टॉपिक वाइज, क्योंकि हम लोग पास टाइम की कमी है तो मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा डेडिकेट करने का और उसी से क्वेश्चन कवर हो जाए ताकि आप लोग बना सकते हैं। जो बेसिक अगर आप ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे, क्योंकि किसी बुक से ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे, जैसे एसपीपीडी का जो ऑब्जेक्टिव आता है, तो वहाँ पे आपको समझने में कठिनाई नहीं होगा, तो उस आधार पे मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि मेरा वीडियो देखे रहेंगे तो क्या होगा, अब जब ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे तो काफ़ी हेल्प होगा, ठीक है। तो देखिए, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किसको बोला जाता है, तो बोला गया गैर व्यापारिक संस्था वैसी संस्था को बोला जाता है या वैसी संगठन को कहा जाता है जिसका उद्देश्य लाभ अर्जित न कर बल्कि उसका सोसाइटी में, इनकी समाज में एक सेवा प्रदान करना होता है, उसको बोला जाता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात गैर व्यापारिक संस्थाएं। मतलब जिसका मोटिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं करनी होती है, मतलब लाभ को कमाना उनका मुख्य उद्देश्य नहीं होती है, वैसे संस्थाओं के हम लोग बोलते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात गैर व्यापारिक संस्था। जैसे कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हुआ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज हुआ, इन सभी को कह सकता हूँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। कोई हॉस्पिटल हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, ये भी आपको एनपीओ के अकॉर्डिंग आती है। कोई क्लब्स हो गया, कोई आपको स्पोर्ट्स क्लब हो गया, स्पोर्ट्स एसोसिएशन हो गया, इन सभी को हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अर्थात गैर व्यापारिक संस्था कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक बातें समझ में आ रही होगी। अब देखेंगे गैर व्यापारिक संस्थाएं जो अपना बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करती है, या यूँ कहे तो अपना फिनेंशियल स्टेटमेंट उनका कौन कौन सा होता है। तो देखिए, यहाँ पे इनका फिनेंशियल स्टेटमेंट में होती है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट,
पेमेंट अकाउंट। उसके बाद होगा दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तीसरा रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और तीसरा होगा बैलेंस शीट होगा। 3 प्रकार के जो होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, ये होता है फिनेंशियल स्टेटमेंट। एक होगा रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और तीसरा होगा बैलेंस शीट होगा। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। अब समझते हैं कि रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, जिसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं प्राप्ति और भुगतान खाता। इनकम एक्सपेंडिचर को हम लोग बोल सकते हैं आय और व्यय खाता और बैलेंस शीट को जानते हैं आप लोग चिट्ठा बोला जाता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 1 बाय 1 करके समझते हैं। देखिए रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, तो हम लोग इसको कह सकते हैं प्राप्ति और भुगतान खाता एक प्रकार के रोकड़ बही है, रोकड़ खाता की तरह। मतलब रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट इज जस्ट लाइक ऑफ कैश बुक, ये कैश बुक की तरह, कैश अकाउंट की तरह है, जिसमें जितने भी रिसिट और पेमेंट होता है उसको लिखा जाता है। जितने भी रिसिट होता है उसको हम लोग डेबिट साइड लिखते हैं और जितने भी पेमेंट होता है उसको हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं, अर्थात पेमेंट साइड में लिखते हैं। ठीक है, अब रहा बात यहाँ पर रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट में किस टाइप का एक्सपेंडिचर और इनकम होगा। तो यहाँ पे आपको हो सकता है रेवेन्यू नेचर भी हो सकती है और कैपिटल नेचर भी होगा। क्या समझे, इसमें जो एक्सपेंडिचर या इनकम होगा रेवेन्यू नेचर का भी जा सकता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर का, मतलब बोथ साइड, बोथ जो नेचर होगा। यहाँ पे बातें समझ में आ रही होगी, क्योंकि हमारे पास जो इनकम होती है और इनकम और एक्सपेंडिचर वो रेवेन्यू होती है और एक होती है कैपिटल। अब हम लोग समझना है कि रेवेन्यू नेचर क्या होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो देखेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वैसा एक्सपेंडिचर को बोला जाता है जो शॉर्ट टर्म का होता है। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर वैसा एक्सपेंडिचर होता है जो लॉन्ग टर्म नेचर का होता है। पहली डिफरेंस ये हुआ। दूसरा क्या हुआ, रेवेन्यू जो खर्च होती है, जो आयगत जो खर्च होती है वो रेकरिंग नेचर की होती है। रेकरिंग नेचर का मतलब जो बार बार होने वाला है, अगेन एंड अगेन, जो बार बार वैसे ही खर्चा है जो बार बार होगा, रेकरिंग नेचर का। और कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा जो नॉन रेकरिंग नेचर का होगा। नॉन रेकरिंग का मतलब जो बार बार नहीं होने वाला। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अब उसको भी बोल सकते हैं जो 1 वर्षों से कम दिन के लिए होती है और कैपिटल एक्सपेंडिचर वैसे एक्सपेंडिचर को बोला जाता है जो 1 वर्ष से ज़्यादा के लिए होती है। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के एग्जाम्पल में आप कह सकते हैं जैसे सैलरी का पेमेंट हो सकती है, रेंट हो सकती है, डेप्रिसिएशन हो सकती है। ठीक है, ये सब हो गया। रेंट का पेमेंट हो सकती है, अगर रेंट रिसिप्ट होगा तो रेवेन्यू इनकम हो जाएगा, अगर पेमेंट होगा तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक, कैपिटल एक्सपेंडिचर में मैं कह सकता हूँ प्लांट को परचेज हो गया, प्लांट एंड मशीनरी के एक्विजिशन हो गया, कोई गुडविल पेटेंट का परचेज हो गया, बुक्स परचेज कर लिए, या कोई भी फिक्स एसेट्स का जब एक्विजिशन होती है तो उसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं। बातें यहाँ तक समझ आ रही होगी। उसके बाद रेवेन्यू और कैपिटल सबगत हो गए। रेवेन्यू नेचर जब भी जाती है तो रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम दोनों में जाती है। तो अब देखेंगे यहाँ पे ये समझे कि इसमें किस नेचर का खर्च होता है, आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकती है। तो रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट में रेवेन्यू और कैपिटल नेचर का, दोनों नेचर का यहाँ पर इनकम और एक्सपेंडिचर को लिखा जाता है। मतलब एनी अगर कोई रिसिट है और एनी पेमेंट होता है तो हम लोग इन रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड कर देते हैं। जो भी रिसिट हो रही है उसको रिसिट साइड अर्थात डेबिट साइड, जो पेमेंट हो रही है उसको पेमेंट साइड अर्थात क्रेडिट साइड में हम लोग लिख देते हैं। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है।